नमस्कार। हमारे समाज में ऐसी कई कुरीतियां व्याप्त हैं जिन्होंने इस समाज का बहुत नुकसान किया है। उन्हीं में से एक सामाजिक कुरीति है मृत्यु भोज। किसी भी परिवार में किसी सदस्य का समय असमय चले जाना और उसके बाद उसके चले जाने पर उसको एक उत्सव के रूप में मनाना। उस उत्सव को मनाने के लिए लोग जहां कर्ज ले लेते हैं और उस कर्ज को चुकाने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी उसको वो बढ़ता ही जाता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, और कई पीढ़ियों तक वो कर्ज चलता रहता है। खास तौर से हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी कुरीतियां व्याप्त है और ये लगभग हर समाज में ये कुरीति फैली हुई है। आजकल राजस्थान में कई जिलों में युवा इस कुरीति को लेकर अभियान चलाए हुए हैं। ऐसे ही राजस्थान में भिलवाड़ा जिले के रहने वाले नरेश गुजर आज हमारे साथ है। आपका स्वागत है नरेश जी शून्यकाल पे। तो हम बात करते हैं नरेश जी से। आपको कब लगा नरेश जी की मृत्यु भोज ऐसी कुरीति है जो इस समाज को खाए जा रही है और इसके लिए एक अभियान चलाए जाने की जरूरत है? राकेश जी, मृत्यु भोज जब से हम समझने लगे हैं, मृत्यु भोज कुरीति तो है, इसका हमें पहले से ही पता था कि ये समाज को, लोगों को कितना नुकसान पहुंचा रही है। लेकिन जब हम थोड़ा और बड़े हुए, जब हम दूसरे सक्षम समाज को देखते हैं, जो पढ़े लिखे समाज है, उनमें ये कुरीतियां कम हैं। और अपन तुलना करें जो ग्रामीण समाज है, जैसे हमारे ओबीसी के समाज है, एससी के समाज है, उनके अंदर कुरीतियां, खासकर मृत्यु भोज का काफी बोलबाला हो और इस कारण हमने कई परिवारों को बर्बाद होते देखा है। अभी जब ये कोरोना का दौर शुरू हुआ तो इस दौरान हमने महसूस किया कि जितनी भी ये कुरीतियां थी, ये इसको धर्म के नाम पे, संस्कृति के नाम पे, कल्चर के नाम पे इसको बढ़ावा दिया जा रहा था। लेकिन अभी जब कोरोना के कारण लॉकडाउन शुरू हुआ तो ये सारी चीजें धीरे धीरे बंद हो गई थी एक तरह से। तो हमें लगा कि इसको परमानेंट बंद किया जा सकता है और लोगों ने भी इस पर विचार किया और हमने भी इसको एक मुहिम के तौर पे शुरू किया और लोगों को ये मैसेज दिया कि जब ये अब बंद हो रही है और इसका हमें फायदा देखने को मिल रहा है कि कई परिवार बर्बाद होने से बचे हैं। तो जैसे मेरे गांव में एक मृत्यु हुई थी, लगभग 60 से 65 साल उनकी उम्र थी। अगर ये सामान्य दिन होते तो उनके मृत्यु भोज में कम से कम 4 से 5 लाख आराम से खर्च होते। अभी लॉकडाउन था तो 30-40 हजार में उनके सारा कार्यक्रम निपट गया। तो एक तरह से वो उनके दो पुत्र थे, वो एक तरह से 2 से 2.5 लाख रुपए दोनों भाई कर्ज में डूबने से बचे हैं। क्योंकि उनकी ऐसी स्थिति तो है नहीं कि उनके पास 2-3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए उनके पास घर पे उनके बैलेंस में पड़ा हो, ऐसा नहीं। उनको साहूकारों से, गांव में रिश्तेदारों से, इधर उधर से ब्याज पे पैसा लेना पड़ता था और वो लगातार उनकी जो 10-12 हजार जो उनकी इनकम होती वो उसको केवल ब्याज भरने में ही रह जाते। तब उनके पास जो थोड़ी बहुत जो जमीन होती है वो उसको बेचना या जो उनके जो जेवर है या सोना चांदी जो भी है उसको बेच के उनको इसको चुकाना पड़ता। तो इसका एक बहुत बड़ा नुकसान था और इसको देखते हुए हमने ये मुहिम शुरू की और इसका बहुत अच्छे नतीजे मिल भी रहे हैं। तो जैसा आप कह रहे हो कि इस तरह की कुरीतियां खास तौर से लोग धर्म और संस्कृति से इसको जोड़ते हैं, तो जब आप इस अभियान को आपने शुरू किया तो गांव में जब आप लोगों के बीच में जाते हैं तो खासतौर से जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं वो इसको सीधा सीधा सोचते हैं कि ये हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है। तो उसमें क्या चुनौतियां आप देख रहे हैं इस समय? बिल्कुल, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनमें मुख्यतः ये कारण अशिक्षा के कारण है। अशिक्षा के कारण उनको ये लगता है कि जो चीजें चली आ रही वो परंपरा का हिस्सा है, धर्म का हिस्सा है, संस्कृति का हिस्सा है, जबकि ऐसा नहीं। ये चीजें धीरे धीरे डेवलप होते 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 बढ़ गई है। बाकी हम थोड़ा पुराने समय में देखें तो इनका प्रकोप इतना नहीं था, क्योंकि पहले जब संचार के साधन कम थे, आवागमन के साधन कम थे, तो जो ये किसी भी परिवार में मृत्यु हो जाती थी तो जो रिश्तेदार होते थे, जो जान पहचान के लोग होते थे, वो सांत्वना देने आते थे और साधन नहीं होने के कारण ये लगभग 12 दिन तक, 15 दिन तक चलता था प्रोग्राम। तो 12 दिन एक तरह से तय कर रखे थे कि 12 दिन तक आप आ सकते हो और उस दिन 12 दिन के ऊपर जो भी छोटा मोटा जो जैसे पगड़ी दस्तूर होता है वो होता है और जो भी जो धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार जो कार्यक्रम होते हैं वो होते हैं और उसके बाद उस परिवार को खेत पे ले जाने का जो काम होता है वो किया जाता था। लेकिन अब जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जो अशिक्षित है, मुख्यतः ये अशिक्षा का है, जो भी ये कुरीतियां चल रही है इनमें मुख्य जो कारण है वो अशिक्षा है। तो
तो अशिक्षा के कारण उनको लगता है कि हमारे धर्म का, हमारे कल्चर का हिस्सा है। जबकि हम जैसे जो अच्छे पंडित हैं उनसे भी बात करें, जो धर्म के ज्ञाता हैं उनसे भी बात करें, तो वो लोग खुद कहते हैं कि भाई मृत्यु भोज का हमारे धर्म, हमारी संस्कृति में कोई भी उल्लेख नहीं है। और शास्त्रों में इस मृत्यु भोज खाने को पाप का बागी भी माना गया है कि जो मृत्यु भोज खाएंगे वो पाप के बागी होंगे। तो लेकिन उनको समझाने में थोड़ी दिक्कत आ रही। लेकिन अभी उनके सामने जो ये कोरोना का जो संकट आया है उसके कारण लोगों के सामने एक उदाहरण पेश हुए हैं। क्योंकि पहले अधिकतर मृत्यु भोज होते थे तो लोगों ने कभी ऐसा देखा नहीं है कि मृत्यु भोज नहीं होने से क्या फर्क पड़ता है, या चीजें होती है तो उसका क्या फायदा है और नहीं होती है तो क्या फायदा है। लेकिन अभी लोगों ने देखा है कि जब कोरोना के काल में सारे मंदिर बंद है, सारी धार्मिक गतिविधियां बंद है, मृत्यु भोज बंद है, तो भी लोगों के जीवन पे कोई भी असर नहीं पड़ा है। ऐसा नहीं कि इसका कोई नुकसान हुआ, उल्टा जो फायदा है, आर्थिक जो फायदा हुआ है वो हमें नजर आ रहा है। तो इस कारण उनको हम समझा रहे हैं। उनको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन चीजें धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगी। तो इस अभियान को अभी आप आगे किस दिशा की ओर, मतलब कैसे इसको लेके जाना चाहते हैं, ताकि क्या है कि ये, क्योंकि कोई भी किसी भी समाज में ऐसी कुरीतियां हो, चाहे कैसा भी बदलाव जब हम करने की सोचते हैं तो वो एक लंबी प्रक्रिया का हिस्सा है। तो आप इस अभियान को आगे कैसे देखते हैं? जैसे मृत्यु भोज की ही अपन बात करें तो अभी गौर जी भाई साहब बता रहे थे कि इसका 135 साल पहले कोई महासभा, कोई समाज सुधार के लिए कोई कमेटी गठित हुई थी। उसमें जो प्रस्ताव लिए गए थे उसके अंदर मृत्यु भोज का उल्लेख है कि मृत्यु भोज मिटाने के लिए भी उसमें एक प्रस्ताव लिया गया। तो अपन इसका इतिहास देखें तो काफी पुराना है। इसका मतलब इन कुरीतियों को खत्म करना काफी मुश्किल काम है, लेकिन ये खत्म हो सकती है एक तो शिक्षा से और एक लोगों के स्व विवेक से। क्योंकि जैसे कोरोना का जो संकट आया है तो ये एक वैश्विक संकट है और इसके कारण लोगों की आर्थिक स्थितियां काफी खराब होगी। और लोग कोई भी काम, जब उनके खुद का थोड़ा निजी उसमें स्वार्थ हो या निजी कारण होना, तो किसी भी चीज पे रोक लग सकती है या कोई भी चीज शुरू हो सकती है। तो रोक लगाने में भी ये एक बड़ा अहम मुद्दा हो सकता है कि लोगों के रोजगार कम होंगे, लोगों की जो आर्थिक स्थितियां वो कमजोर होगी। तो इसी समय हम लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और उसके दूसरे कारण भी है। तो लोग भी ये सोच रहे हैं कि यार चलो ये अच्छी बात है, इस कारण ही हम कर्ज में फंसने से बच जाएं तो ये अच्छी बात है। और अपन पिछले काफी समय से जो मुहिम चल रही थी मृत्यु भोज के खिलाफ या दूसरी कुरीतियों के खिलाफ, तो उसमें इतनी सफलता नहीं मिली थी। लेकिन अभी थोड़ी सफलता मिलने का पहला कारण तो जो कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन हुआ है, प्रशासन की भी पूरी इसमें शक्ति है। और दूसरा कारण सोशल मीडिया है। पहले लोगों के पास चीजें पहुंचती नहीं थी। जहां मीटिंग होती थी तो जो लोग पहुंचते थे या फिर वो लोग अपने गांव में जाके 5-10 लोगों को बताते थे। लेकिन आज सोशल मीडिया के कारण कोई भी गतिविधि होती है, कोई भी अच्छी चीज होती है तो वो लोगों के पास बहुत जल्दी पहुंच जाती है और लोगों में पढ़ने की, जानने की, समझने की एक क्षमता विकसित हुई है सोशल मीडिया के कारण। तो अभी हमारा जो अभियान था वो भी मुख्यतः अभी तक सोशल मीडिया के जरिए चल रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे हम गांव में भी जा रहे हैं। अब जैसे थोड़ा लॉकडाउन खत्म होने लगा है तो हम पब्लिक के बीच में भी जा रहे हैं, लोगों को भी समझा रहे हैं और अवेयरनेस का काम कर रहे हैं। मनसुख जी गुजर ने एक परफॉर्मा बनाया था जिसमें हमारे जिले में जो कुरीतियां हैं उनके ऊपर केवल गुजर समाज का उन्होंने एक अनुमान लगाया है कि गुजर समाज हर वर्ष कुरीतियों पे, संस्कृति के नाम पे, परंपरा के नाम पे जो खर्च करता है वो लगभग 5 अरब रुपए यानी कि 500 करोड़ रुपए केवल हर वर्ष कुरीतियों पे खर्च करता है। तो मैं युवाओं से और हमारे समाज के जो भी प्रबुद्ध जन है उन सबसे ये अपील करता हूँ, केवल एक जिले का आंकड़ा है। हाँ, ये केवल एक जिले का आंकड़ा है, एक समाज का आंकड़ा है। 5 अरब रुपए, 500 करोड़ रुपए, ये मतलब इतनी राशि में हम हर साल एक अच्छी यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं, कई कॉलेज खोल सकते हैं, सैकड़ों स्कूलें खोल सकते हैं। इतनी बड़ी राशि है। तो मैं समाज से सबसे यही अपील करता हूँ कि आप इन कुरीतियों पे जो खर्च कर रहे हैं उसके बजाय आप अपनी शिक्षा पे खर्च करें, स्वास्थ्य पे खर्च करें, अपने जो रहन सहन है उसको अच्छा करने के लिए खर्च करें, व्यापार में खर्च करें। इससे समाज की आर्थिक उन्नति होगी और इससे शिक्षा भी बढ़ेगी और सारी चीजें सही होगी। इससे किसी भी समाज में बदलाव में युवाओं की खासतौर से भूमिका होती है। तो आपके इस अभियान में युवाओं की अब तक क्या भूमिका रही है? मुख्यतः ये जो पूरा अभियान है ये युवाओं का ही अभियान है, क्योंकि युवा ही परिवर्तन कर सकते हैं। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जिनमें शिक्षा का अभाव मान लो, उनमें परंपराओं
का कारण मान लो, तो वो कोई भी नया परिवर्तन नहीं करना चाहते। लेकिन जब आज का युवा जब उसके युवा के ऊपर परिवार चलाने की भी जिम्मेदारी है और वो युवा सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी देश और पूरी दुनिया को देख रहा है, जब उनको लगता है कि जो सक्षम लोग हैं, जो शहरों के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो इन कुरीतियों पे बिल्कुल खर्च नहीं करते हैं, और वही युवा जब हमारे गांव का युवा जब गुजरात जाता है, महाराष्ट्र जाता है या दूसरे किसी भी स्टेट में जाता है, तो वहां वो देखता है कि ये कुरीतियां है ही नहीं, और वो बेचारा वहां से पैसा कमा के लाता है और यहाँ गांव में आके कुरीतियों पे खर्च कर देता है। तो परिवार की स्थिति तो सुधर नहीं सकती है। तो इस कारण युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है, और मैं आपके माध्यम से, शून्यकाल के माध्यम से युवाओं से खास तौर पे अपील करना चाहता हूं, जो युवा अब तक इस मुहिम से नहीं जुड़े हैं, उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि ये मुहिम केवल आपके भविष्य को बचाने के लिए है। क्योंकि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने अपनी जिंदगी जी ली है, लेकिन अभी हमें इस जीवन में काफी कुछ देखना है, हमारे ऊपर काफी जिम्मेदारियां हैं, और अगर हमने इस कुरीतियों को, इस मृत्युबोध कुरीति को अगर हमने अभी खत्म नहीं किया, तो हमारी आने वाली पीढ़ी हमें इसके लिए दोष देगी। तो बहुत धन्यवाद नरेश जी आपका। हम भी यही नरेश जी की बात को युवाओं से कहना चाहते हैं कि जरूर आप भी इस मुहिम से जुड़िए, और ऐसी सामाजिक कुरीतियां जो इस समाज को नुकसान पहुंचा रही है, और आर्थिक रूप से सबसे बड़ा नुकसान एक तरीके से जो समाज का हो रहा है, ऐसी कुरीतियां समाप्त हो, ऐसी हमको आशा है।